नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता पाठक, आपकी एनजीओ दोस्त। एनजीओ जानकारी की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में मैं आपके लिए हर बार लेकर आती हूँ एक नया वीडियो जिसमें एनजीओस को नई तरह की जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे मेरा मानना है कि उनको एनजीओ को चलाने में सुविधा प्रदान प्राप्त होती होगी। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आई हूँ, और विषय यह है कि सरकार और सरकारी मंत्रालय एनजीओस को किन किन विभागों के माध्यम से अनुदान प्रदान करते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे विभाग हैं। आज का जो विभाग है वो है महिला श्रमिक सहायता अनुदान योजना। इस योजना पर हम बात करेंगे। मतलब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एनजीओस को कई तरह की योजनाओं के तहत अनुदान प्रदान करता है। यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि महिला बाल विकास किन किन योजनाओं के तहत एनजीओस को कब कब और किस तरह की ग्रांट प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। मेरा मानना है कई लोग हैं जिनको अभी भी ये जानकारी नहीं हो। तो यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे जरूर बताइए कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है, ताकि मैं आपके लिए और नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या है योजनाएं महिला बाल विकास अधिकार की, महिला बाल विकास विभाग की। तो महिला बाल विकास जो है उसकी कई सारी योजनाएं हैं। उसमें एक है महिला श्रमिक सहायता अनुदान योजना। ध्यान से सुनिए, महिला श्रमिक सहायता अनुदान योजना मतलब महिला श्रमिकों के लिए जो ये ट्रेनिंग और स्वास्थ्य कैंप और कई तरह की जो योजनाएं हैं, कई तरह की सहायता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन योजनाओं का उद्देश्य क्या है। तो महिला श्रमिक सहायता अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य है, नंबर वन, महिला श्रमिकों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना। मतलब महिलाओं के जो भी अधिकार हैं, खासकर महिला श्रमिकों के, उनके बारे में जागरूकता फैलाना। दूसरा, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कानूनी सहायता और सुरक्षा के क्षेत्र में उन्हें सशक्त बनाना। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, एनजीओस को आर्थिक सहयोग देना, ताकि वे सेमिनार, वर्कशॉप और प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकें। तो ये तीन विभिन्न उद्देश्य हैं इस योजना के। अब जानते हैं किन किन गतिविधियों के लिए इस योजना के तहत अनुदान प्रदान किए जाते हैं। तो सबसे पहले है जागरूकता अभियान। अब इसमें जैसे कि श्रमिक अधिकार, मातृत्व में क्या लाभ होते हैं, न्यूनतम मजदूरी उनकी कितनी होनी चाहिए। मातृत्व में लाभ मतलब अगर कोई महिला मातृत्व मतलब अगर वो प्रेग्नेंट है तो उस दौरान उसके क्या क्या अधिकार होते हैं, माता बनने के बाद उसके क्या अधिकार होते हैं, और न्यूनतम मजदूरी उसकी कितनी होनी चाहिए। यौन उत्पीड़न से संबंधित, ऐसा तो नहीं कि कोई भी व्यक्ति उनको शोषित कर रहा हो और यौन उत्पीड़न से वो गुजर रही हो, तो इस तरह की जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, ताकि अगर इस तरीके का कोई हरकतें महिला के साथ हो रही है और अज्ञानतावश वो कदम नहीं उठा पा रही है, तो वो आगे आकर बात कर सके। तो ये जागरूकता अभियान इसके लिए चलाया जाता है। और अगली योजना है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता परीक्षण, सॉरी, प्रशिक्षण। इसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित प्रशिक्षण प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत स्वच्छता, पोषण, टीकाकरण और माँ एवं उसके होने वाले बच्चे से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। तीसरी योजना है, इसमें तीसरी जो एक्टिविटी गतिविधि है जिसके लिए अनुदान मिलता है, वो है कौशल विकास वर्कशॉप, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, फूड प्रोसेसिंग और इस तरह की गतिविधियों पे उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि महिला आत्मनिर्भर बन सके। अगली जो गतिविधि है वो है कानूनी सहायता शिविर। अब हमको पता है कि महिलाओं के साथ कई तरह के यौन उत्पीड़न भी होते हैं, कई तरह के शोषण के प्रोग्राम की हरकतें होती हैं। महिला अगर होती है तो उसको पुरुषों के मुकाबले में कम वेतन दिया जाता है। परिवार में भी महिला शोषित होती है, पुरुष वर्ग अलग महिला को शोषित करता है। तो महिला को पता नहीं होता है कि किस तरीके से वो अपने आप को बचाव कर सकती है। तो इसके लिए कानूनी सहायता शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें उनको जो श्रमिकों के जो कानून होते हैं
उसकी जानकारी दी जाती है, कानूनी सलाह वो निशुल्क ले सकती हैं। तो इस तरह के सहायता शिविर लगाने के लिए अनुदान प्रोवाइड किया जाता है। शिक्षा सत्र होता है, जिसमें महिलाओं को साक्षरता अभियान, वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा, इस तरीके से उनको सॉरी शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी का निर्माण करवाया जाता है, जिससे वो सामूहिक बचत कर सकती हैं और ऋण सुविधा भी प्राप्त कर सकती हैं। तो ये गतिविधियां हैं जो महिलाओं को प्रदान की जाती हैं श्रमिक सहायता अनुदान योजना के तहत। अब जानिए कि इस ग्रांट की कितनी राशि एनजीओ को मिल सकती है। तो आमतौर पर तीन लेवल पे ग्रांट्स प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले तो होता है छोटे छोटे आयोजनों के लिए, जैसे आपने छोटी वर्कशॉप करी है, छोटे ट्रेनिंग सेशंस करें, तो उसमें 50,000 से 1 लाख तक फंडिंग मिल सकती है। मध्यम स्तर पर अगर आप जागरूकता कार्यक्रम करेंगे तो 1 लाख से 5 लाख तक की सुविधा भी मिल सकती है। और बड़े क्षेत्रीय और अगर राष्ट्रीय कार्यक्रम करते हैं, नेशनल लेवल पे अगर कोई आयोजन करते हैं, कोई वर्कशॉप करते हैं, कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं, तो इसमें 5 लाख से 10 लाख तक की जो है वो राशि या फाइनेंशियल ग्रांट जो है वो सरकार की तरफ से एनजीओ को मिल सकती है। ध्यान रखिए, अंतिम निर्णय जो है वो श्रम मंत्रालय आपके प्रोजेक्ट के मूल्यांकन के बाद ही लेता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट आप बना कर देंगे, वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके का प्रोजेक्ट सबमिट करें जिससे कि मंत्रालय को निर्णय लेने में सहायता हो और वो आपके एनजीओ का ही चुनाव करें। तो जानते हैं कौन कौन है जो इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो ऐसा एनजीओ जो कम से कम 3 साल से महिला बाल विकास या महिला श्रमिकों के क्षेत्र में इसकी सहायता के लिए काम कर रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी के तहत हो, जिसका पिछला रिकॉर्ड मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, एकदम स्पष्ट और क्लियर होनी चाहिए, और जिस एनजीओ के ऊपर कोई भी कानूनी विवाद या वो अभी तक ब्लैक लिस्टेड नहीं हुआ हो। ध्यान रखिए, सरकारी सहायता आपके एनजीओ को बहुत बड़ी विश्वसनीयता प्रदान करती है। यदि एक बार आपको सरकारी अनुदान मिल गया तो फिर आपको सरकार स्वयं बुला के अनुदान देती है, क्योंकि उसको पता होता है कि आपकी संस्था जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। तो सरकारी अनुदान लेना एनजीओ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत आवश्यक भी होता है, ताकि उसके एनजीओ की विश्वसनीयता सरकार की नजरों में बनी रहे। अब इस तरह की योजनाओं के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो दो तरीके से आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आवेदन होता है, ऑनलाइन भी आवेदन होता है। ऑफलाइन के लिए आप श्रम मंत्रालय की वेबसाइट पे जाइए, स्कीम्स के सेक्शन पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप प्रॉपर प्रोजेक्ट, अच्छा इसमें भी प्रोजेक्ट, ऑनलाइन में भी आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल तो भरना है, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगाने होते हैं, आगे मैं बताऊंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। और लेकिन ऑफलाइन में आपको प्रपोजल और दस्तावेज जो है वो फिजिकली भेजने पड़ते हैं। जो पता है वो है महिला एवं बाल श्रम अनुभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि आपको इसके लिए विजिट नहीं करना पड़ता है। आप कंफर्म होता है, आपको श्योर होता है कि आपका जो है वो जैसे ही आपका मेल डिलीवर हुआ, आप इंश्योर हो जाते हो कि आपका जो है वो प्रपोजल वहां तक पहुंच गया है। लेकिन ऑफलाइन में पहुंचा नहीं पहुंचा इसकी कोई रसीद आपको प्राप्त नहीं होती है। लेकिन आप ऑफलाइन सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं, खुद भी विजिट कर सकते हैं, कुरियर के माध्यम से करें तो निश्चित रूप से डिलीवर होगा, क्योंकि कुरियर डिपार्टमेंट आपको रसीद प्रदान करता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप इन ग्रांट्स के लिए कब कब अप्लाई कर सकते हैं? तो आमतौर पर जनवरी से मार्च महीने में जो है वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अप्रैल में नया बजट आता है। आप अगर अप्लाई करके रखते हैं तो नए बजट के अनुसार आपके एनजीओ को उसमें योजनाओं में शामिल कर किया जा सकता है। इसके अलावा जुलाई से सितंबर तक भी आप अपने, जुलाई से सितंबर के बीच में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि फिर से मूल्यांकन में मौका मिले और नए बजट के तहत आपको आपके एनजीओ का सिलेक्शन हो सके। तो यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, जनवरी से मार्च तो निकल चुका है, लेकिन अभी भी आपके पास जुलाई से सितंबर का समय है,
आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो आप अभी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज हैं जो आपको इस प्रोजेक्ट के तहत आपको जमा करने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपके एनजीओ का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, आपके बायलॉज क्लियर होना चाहिए जिसमें लिखा रहे कि आप महिला श्रम विभाग में काम करना चाहते हैं। आपकी 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए जो बहुत क्लियर हो, स्पष्ट हो, जिसमें लिखा हुआ हो कि आपने महिला श्रमिकों के क्षेत्र में काम किया है और इतना पैसा खर्च हुआ है। आपकी एक्टिविटी रिपोर्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए जिसमें स्पष्ट स्पेसिफिक दिया हुआ हो कि आपने महिला श्रमिकों के लिए कार्य किया है, सेमिनार्स या कोई वर्कशॉप या कोई भी जागरूकता कार्यक्रम किया हुआ है, जिसमें प्रॉपर फोटोज आपके पास होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन लिखा होना चाहिए कि कब कब और कहाँ कहाँ आपने महिला श्रमिकों के लिए काम किया हुआ है। 12A और ATG का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो क्लियर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ताकि इससे क्लियर रहे कि आपने इनके लिए काम किया हुआ है। आपकी बजट लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, एक बात का आप बहुत ध्यान रखिएगा कि जब भी आप प्रपोजल बनाए तो आपका प्रपोजल बहुत क्लियर और व्यवहारिक होना चाहिए। मतलब कि आप क्या क्या करना चाहते हैं, कब कब करना चाहते हैं, आपकी टाइमलाइंस क्या है, किस एज ग्रुप के लिए काम करना चाहते हैं, किस स्पेसिफिक एरिया में आप काम करना चाहते हैं। तो आपका टाइम लाइन क्लियर होना चाहिए, आपका बजट ब्रेकअप बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप जागरूकता अभियान के लिए इतना पैसा खर्च करेंगे, कोई सेमिनार करेंगे तो आप इसके लिए करेंगे, कोई गतिविधि करेंगे तो इसके लिए इतना बजट होगा, आने जाने ट्रेवल्स के लिए इतना बजट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इतना बजट होगा, स्टेशनरी के लिए इतना बजट होगा। तो ऐसा बहुत क्लियर बजट होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप अप्लाई करें तो पुराने प्रोजेक्ट्स, अगर आपको कोई सरकारी प्रोजेक्ट मिले हुए हैं तो उनको आप जरूर एनेक्सर्स में रखें कि हाँ हमें ये प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं और इसके तहत हम कार्य कर चुके हैं। और ध्यान रखिए कोई भी गलत जानकारी बिल्कुल भी ना दें, कोई भी विवाद चल रहा हो, कोई पेंडिंग विवाद हो तो आप अपना प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं भेजें, क्योंकि अगर आपके एनजीओ की वहां पर स्क्रूटनी हुई और निकल के आया कि आपका एनजीओ किसी गलत विवाद में है तो अगर ब्लैकलिस्टेड नहीं होगा, नहीं हुआ होगा तो भी वो ब्लैकलिस्टेड हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। याद रखें आपका प्रपोजल आपका पहचान है तो आप उसे बहुत शानदार तरीके से बनाएं। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। महिला बाल विकास में आप कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे आवेदन कर सकते हैं, ये मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने का पूर्ण प्रयास किया है। यदि आपको लगता है कि कुछ जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे रहता है, आप उस पर टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और एक बार फिर यदि आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, मुझे कतई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन बताएं जरूर कि आपको वीडियो में क्या बुरा लगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो वास्तव में इम्पोर्टेंट है तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अगला विभाग और वो आपको किन किन विषयों पर ग्रांट देगा, कब और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितने पैसे के लिए ग्रांट मिलेगी। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो ध्यान रखिए बुधवार को नया वीडियो मेरा अपलोड होगा। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।